कि हो रूप कोई या काल कोई, नारी सदियों से मर्यादित, नारी सदियों से मर्यादित बनकर श्रद्धा पूजा देवी है, आश्रित विनयित और पीड़ित। नमस्कार, मेरा नाम है यशवंत और आप NH24 न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ बाराबंकी ज़िले के पटेल महिला महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर उषा चौधरी मैडम अभी मौजूद हैं। मैडम का एक लंबा अध्यापन का जो है अनुभव रहा है। इसके साथ ही मैडम साहित्यिक क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से एक संस्था चला रही हैं, जो संस्था महिला केंद्रित, नारी केंद्रित साहित्य के संवर्धन एवं विकास में सतत प्रयास कर रही है। जब हम इस शहर में आए तो हमें यह बात अपने स्थानीय पत्रकारों के द्वारा पता चला, तो हमने सोचा कि इस संस्था के बारे में, मैडम के कार्यों के बारे में आप तक सूचना पहुंचाई जाए, ये बताने की कोशिश की जाए कि समाज में नारी शिक्षा को लेकर, साहित्य में नारियों के उत्थान को लेकर किस तरह के कार्य हो रहे हैं, ताकि यह समाज के लिए एक प्रेरणा का विषय बन सके। मैडम, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मैम, आपका उम्र मुझे अंदाज अगर मैं करूं तो 50 के आसपास या उससे ऊपर होगा। और जब हम देखते हैं, पुरानी चीज़ों को देखते हैं, तो नारी शिक्षा को लेकर हमारे पास जो है पहले कई तरह की भ्रांतियाँ थी हमारे समाज में। उस दौर में आप लोग पढ़ रही थीं, आपने PhD किया, अध्यापन कार्य शुरू किया, तो किस तरह के संघर्ष रहे हैं जीवन में? पारिवारिक संघर्ष, सामाजिक संघर्ष, शैक्षणिक संस्थानों में कई तरह की चीज़ें होती हैं, जो है शोध के समय कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो उन सारे संघर्षों पर एक संक्षिप्त प्रकाश जो है आप हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद। आपका कहना बिल्कुल सही है कि हम काफ़ी चुनौतियों के बीच से निकल कर के आए हैं। तो पुराने समय में ये मेरा भाग्य था कि मेरे पिताजी इंजीनियर थे और संयुक्त परिवार में हम लोग रहते थे। और मेरे जो बाबा थे वो कालविन तालुकेदार से पढ़े हुए थे, तो शिक्षा का तो ऐसा कोई हमारे घर में रोकने का नहीं था। पर एक चीज़ जो मैं आज अनुभव कर रही हूँ, जैसा आपने प्रश्न किया, वो ये था कि लड़कियों को पढ़ाना है शादी करने के लिए। तो मुझे आज भी कष्ट है कि मेरे पिताजी ने कभी ये नहीं पूछा कि कितने नंबर आए या किस क्लास में हो। अगर उन्होंने थोड़ा सा इतना ध्यान दिया होता तो शायद मैं यहाँ से कुछ और ज़्यादा कर सकती अपने लाइफ में। तो इतना तो बेहतर है कि मुझे शिक्षा का माहौल अच्छा मिला था। और मेरी बड़ी बहन ने भी को एजुकेशन में पढ़ा था, MA किया था। तो एक समाज में जो आप कह रहे हैं वो सच्चाई थी कि भाई लड़कियों को को-एड में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स लोगों ने विश्वास किया, तो हम लोग को एजुकेशन से पढ़ के निकले हैं। तो आज की तारीख में स्टैंड कर रहे हैं समाज में। एक लंबा आपका उम्र का तजुर्बा है, 5 दशक आपने जिया है, तो इस दौरान नारी शिक्षा में जो बदलाव हुआ है, नारी की स्थिति में जो बदलाव हुआ है, उन बदलावों को आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, बदलाव तो हुए हैं निसंदेह, क्योंकि पहले शिक्षा का जहाँ तक क्षेत्र है, तो मैंने जो बताया कि भाई लड़कियों को पढ़ा देना है कि अगर शादी में कोई दिक्कत आ रही है तो वो अपने आप खड़ी हो जाएगी। लेकिन आज की तारीख में मैं अपने को बताऊं, मैंने खुद अपनी लड़की को बेंगलोर भेज करके इंजीनियरिंग कराया। तो ये जो गैप हमने बताया कि हमारे समय में ये विचार था और मैंने अपने बेटी को इस तरीके से पढ़ाया, तो चेंज ज़रूर आया है। परिवर्तन इसलिए लाना भी ज़रूरी था कि हमें अगर समाज में अपने अस्तित्व की तलाश करनी है तो शिक्षा पहला माध्यम है जिसके तहत हम बहुत सी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। और आज तो हम खुद ही देख रहे हैं कि जब शादी के लिए लड़कियों के लिए ऑफ़र दिए जाते हैं तो पूछा जाता है कि भाई ट्रेनिंग किया है या किस क्लास में पढ़ा है। तो ये जो चेंज आया है ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि लड़के वाले पूछते हैं कि भाई कुछ टेक्निकल किया है ताकि हम उसको आगे बढ़ा सकें। तो आज बहुत परिवर्तन आया है कि हम लड़कियों को मेल वर्ग के साथ साथ काम करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। और साथ साथ एक चीज़ और मैं अनुभव कर रही हूँ कि पहले के वक्त में ये था
कि महिलाओं के लिए ये था कि घर का काम इन्हीं को करना है, और नो डाउट मेरे साथ भी ऐसा ही था। लेकिन अब जो बच्चे चल रहे हैं, जो लड़के भी आ रहे हैं, तो उनमें ये धारणा परिवर्तित हो गई है कि हाँ, केवल लड़की को ही घर का काम नहीं करना, वो मिलजुल करके घर के काम करते हैं और साथ साथ निकलते हैं, साथ साथ घर और बाहर के काम करते हैं। बैंक के काम है, टेलीफोन के काम है, बिजली के बिल जमा करने हैं, शिक्षा में पेरेंट टीचर मीटिंग करना है, तो महिलाएं भी साथ साथ चल रही हैं। ये परिवर्तन जो मैं देख रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत सुखद है। मतलब देश की रक्षा भी बेटियां कर रही हैं और घर में खाना बेटे भी बना रहे हैं। जी, ये अच्छी बात है, मेरे लिए ये अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा परिवर्तन होना चाहिए, सबको एक जैसा। आप कविताएं करती हैं, तो साहित्य के प्रति रुझान कहाँ से आया? पहली बार ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ कि मुझे भी लिखना चाहिए, या ये कब पता चला कि जो है मैं भी लिख सकती हूँ? आपका ये जो प्रश्न है, ये मेरे मन का प्रश्न है, क्योंकि एमए करने के बाद फिर मेरी एक दोस्त थी, उसके पिताजी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे। वहाँ से मुझे कुछ किताबें मिली, बंगाल का साहित्य मिला। फिर मैंने खुद अपनी पॉकेट मनी से बचा करके प्रेमचंद, अमृता प्रीतम, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन सब के साहित्य को मैंने खुद खरीदा, किताबें खरीदी। वो मेरे पास आज भी हैं, मेरे जो अलमारी है घर पर, उसमें आज भी हैं। तो ये धीरे धीरे मैं पढ़ती रही, क्योंकि एमए करने के बाद रिसर्च गाइड ढूंढने में जो मुझे वक्त लगा, उस वक्त को मैंने पढ़ने में बिताया। फिर मेरा पता नहीं कैसे कलम चलने लगी है, तो हम नहीं बता पाएंगे, पर मुझे लगा कि मेरे अंदर जो भाव हैं मैं उन्हें लिख सकती हूँ। तो मैं लिखने लगी। लिखते लिखते वो केवल स्वांता सुखाए था कि मैं लिखती थी और उसको डायरी में बंद कर देती थी। तो वो मेरे पुराने रजिस्टर अभी भी रखे हुए हैं। फिर मुझे जब यहाँ पर मैंने काम किया कॉलेज में, तो मैगज़ीन निकालनी थी, तो पता नहीं कैसे हमारी जो पूर्व प्राचार्य जी थी, उन्होंने कहा ऐसा करिए कि मैगज़ीन कॉलेज की निकालनी है और आप उसको देख लीजिए। तो मुझे लगा कि ये काम भी बहुत मेरे लिए अच्छा है। फिर मैंने उसको किया। फिर मैं 2012 में जब मैं प्रिंसिपल बनी, क्योंकि मैं ही मोस्ट सीनियर थी यहाँ पर, तो मैडम जब रिटायर हुई तो मुझे ऑफ़र किया गया। हमने कहा ठीक है, मैं काम करूँगी। फिर मैंने सोचा कि अब हम अपने हिसाब से मैगज़ीन कॉलेज की निकालें। तो मैंने मेहनत किया, मेरे साथ के जो टीचर थे उन्होंने मेहनत किया, उसमें मैंने अपनी पोयम दी जो मैं उस वक़्त लिखी थी। तब कई हिंदी के लेखकों ने, लेखक नहीं मैं कह सकूँगी, लेखक भी उदय प्रताप सिंह जी ने देखा। वो मेरे लिए मेंटर हैं, मेरे लिए वो, मैं उनके चरण स्पर्श करती हूँ और वो दादा कहती हूँ, वो मुझे बहुत स्नेह देते हैं। प्लस हिंदी के कई लोगों ने कहा कि आप इनको बाहर लाइए। तब फिर मैं धीरे धीरे जुड़ती रही, और अब तो खैर मीडिया, ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत सक्रिय है, जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला। फिर लगभग 5 साल की बात है, एक मेरी बहुत प्रिय हैं मैडम, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक दिल्ली की संस्था है महिला काव्य मंच, वो नीतू सिंह राय जी से संपर्क हुआ उनका, उन्होंने मुझको बताया। एक नरेश नाज सर हैं, वो इसके संस्थापक हैं महिला काव्य मंच के। तो हम लोगों ने बातचीत किया। फिर मैंने बाराबंकी में उसकी इकाई की स्थापना की। वो मैं बाराबंकी की अध्यक्ष में चुनी गई। तो मैंने इस बैनर के तहत मैंने अपने यहाँ के टीचर्स को, प्लस मैंने अपने स्टूडेंट्स को और समाज के भी कई लोगों को मैंने जोड़ा। तो अब धीरे धीरे करके इसका एक बृहद रूप सामने आ रहा है, एक कारवां तैयार हो रहा है। और मुझको उन्होंने थोड़ा प्रमोट कर दिया कि आप मध्य क्षेत्र के कई ज़िलों में आपको ये इकाई बनानी है, तो उन्होंने मेरे को महासचिव बना दिया। तो मैंने ज़िले का जो कार्यभार है वो एक और टीचर हैं जो यहाँ नहीं काम करती हैं, दूसरे कॉलेज में, उनको दे दिया। तो वो संचालित कर रही हैं और मैं अन्य ज़िलों में भी प्रयासरत हूँ कि इकाई। किस तरह की कार्यक्रम होते हैं आपके, जो ये महिला काव्य मंच है? हाँ, किस तरह के कार्यक्रमों का जो है आप लोग आयोजन करते हैं? एक्चुअली जहाँ जैसे नाम से है कि महिला काव्य मंच, तो उद्देश्य इसका यही है कि महिलाएं जो घर में हैं, जो किसी से कुछ नहीं कह पाती हैं और डायरी भरती हैं, अपने भाव उकेरती हैं, तो उनके मन के भाव अगर वो कविता के माध्यम में हैं तो उनको हमें सामने लाना है। और एक चीज़ और मैं महसूस करती हूँ कि दवाएं सिर्फ शरीर का इलाज करती हैं, लेकिन जो भाव हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो मन का इलाज करते हैं। तो मन को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मन के भाव संतुलित होने चाहिए। उनका प्रकटीकरण अगर कहीं किसी माध्यम से हो रहा है
तो शायद लोगों को मानसिक रूप से एक संतुष्टि मिलती है, क्योंकि लिखने वाला हमेशा चाहता है कि कोई मुझे सुने, कोई मुझे सराहे, तो उसका एक और ज़्यादा उसके भावों का परिमार्जन होता है और निखर के वो सामने आता है। तो यही इस मंच का उद्देश्य है कि जो लोग छिपे हुए हैं, जो टैलेंटेड हैं, जिनमें संभावनाएं हैं, हम उनको सामने समाज के लाएं। ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। मैम आप खुद लिखती हैं, तो हाँ। हमारी कोशिश होगी कि कुछ कविताएं जो है आप अपनी हमारे दर्शकों को सुनाएं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे कर लूँ कि कविता के फॉर्म में या गज़ल के फॉर्म में? मेरे पास कविता भी है और गज़ल भी है। आप गज़ल भी सुना दीजिए, कविता भी सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सुनाइए। ये कविता मैं संदर्भ बता दूं कि जब रामायण में देख रही थी पहली बार, रामानंद सागर की रामायण, तब मैं बीए या शायद एमए में थी, उस वक़्त मैंने रामायण को देखा था और ये कविता मैंने उस समय लिखी थी। और आज जब दोबारा लॉकडाउन पीरियड में रामायण प्रसारित हुई तो मैंने देखा कि मैंने तो उर्मिला जी पर एक कविता लिखी थी, और वो मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि रामचंद्र जी तो नायक हैं रामचरितमानस के, सीता जी हमारी आदर्श हैं, ठीक है, लेकिन जो त्याग उर्मिला जी का है उसको रिकॉग्नाइज कवियों ने उतना नहीं किया है जितना किया जाना चाहिए था। तो मेरी कलम चली, पता नहीं कैसे चली। एक चीज़ और है कि जैसे हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी ने सीता जी को बाहर ना निकलने के लिए एक रेखा खींची थी जिसको लक्ष्मण रेखा कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने अपनी पत्नी के लिए भी एक रेखा खींची थी कि आपको इसमें यहाँ रहना है और सास ससुर की सेवा करनी है और मेरा इंतज़ार करना है, ऐसा उनका भाव था। जो मैंने उसको थोड़ा सा लेखनीबद्ध किया है, सुनिएगा कि लक्ष्मण खींचते रेखाएं नारी की कथित सुरक्षा को, लक्ष्मण खींचते रेखाएं नारी की कथित सुरक्षा को, पूरा करता है कौन, पूरा करती है कौन सती, देखें उनकी आकांक्षा को। और बांधी निज पत्नी और सीता, बांधी निज पत्नी और सीता, थे वचनबद्ध और नियमबद्ध, क्योंकि वचन दिया था उन्होंने और नियम भात्र की सेवा करनी थी। एक वर्जित थी एक विनयित थी, एक वर्जित थी एक विनयित थी, वचनों से थी दोनों आबद्ध, वचनों से थी दोनों आबद्ध। और भिक्षा देने सीता निकली, भिक्षा देने सीता निकली, लांघी रेखा पति से बिछड़ी, उरलाज रखी उर्मिला ने तो, तड़पी जैसे जलबिन मछली, तड़पी जैसे जलबिन मछली। और उर्मिला का भाव देखिए कि मुखचंद्र, लक्ष्मण जी का मुखचंद्र हृदय में अंकित कर, निहारती रहूं 10-4 बरस, पलकों के नीर अवरुद्ध कंठ, ए विरह मेघ तू यूं न बरस, न रो सकती थी न कह सकती थी, तो पलकों के नीर अवरुद्ध कंठ, ए विरह मेघ तू यूं न बरस, ये आज्ञा है मेरे पति की, ये आज्ञा है मेरे पति की, शिरोधार्य मुझे अपलक पल पल, शिरोधार्य मुझे अपलक पल पल, पद रज उनकी जब पुनः मिले, पद रज उनकी जब पुनः मिले, तब आना तुम बन निर्मल जल, तब आना तुम बन निर्मल जल, उनके चरणों की क्लांति मिटे, उनके चरणों की क्लांति मिटे, मैं लोचन नीर पखारूंगी, मैं लोचन नीर पखारूंगी, कोई शूल अब न चुभने पाए, कोई शूल अब न चुभने पाए, मैं पलकन डगर बुहारूंगी, मैं पलकन डगर बुहारूंगी, उनकी रेखा की सीमा बन, उनकी रेखा की सीमा बन, मैं अंतर व्यथा को पी जाऊं, रत रहें भात्र सेवा में वो, रत रहें भात्र सेवा में वो, यह अल्प समय में जी जाऊं। अब देखिए पलटता है कुछ परिदृश्य, सौभाग्य मिले जब वो आए, सौभाग्य मिले जब वो आए, आकर निज छवि से हर्षाएं, गह उनके चरण कमल निज कर, मेरे प्राण सार्थक बन पाएं, मेरे प्राण सार्थक बन पाएं। अब आप देखिए कि लक्ष्मण जी का क्या रुझान था कि लक्ष्मण आए आकर विह्वल, गुरु मात्र भात्र पद शीश धरे, क्योंकि भरत जी यहाँ पर थे, उनके चरण छुए माता जी के। तो अब देखिए कि गुरु मात्र भात्र पद शीश धरे, विरहाग्नि जली उर्मिला खड़ी, तपकर जैसे सोना निखरे, विरहाग्नि जली उर्मिला खड़ी, तपकर जैसे सोना निखरे, आशीष विनय की एक दृष्टि,
कुछ आर्द्र वचन, कुछ करुण बोल, मांगती उर्मिला जल भरे नयन, जो जीवन निधि बन पड़े अमोल, जो जीवन निधि बन पड़े अमोल। हाँ भाग्य मेरे क्या भूल हुई, हाँ भाग्य मेरे क्या भूल हुई, पति कृपा दृष्टि से मैं वंचित, कोई कहे कौन मर्यादा है। अब यहाँ मेरा प्रश्न है, कोई कहे कौन मर्यादा है, वह वैरागी या यह चित्रलिखित। चित्रलिखित मीन्स जैसे एक फ़ोटो बन जाती है ना, उनकी आंखें चल रही हैं ना वो देख रही हैं, केवल भाव शून्य है। तो वो मैंने कहा कि कोई कहे कौन मर्यादा है, वह वैरागी या यह चित्रलिखित। और फिर मैं आज पर आ जाती हूँ कि हो रूप कोई या काल कोई, नारी सदियों से मर्यादित, नारी सदियों से मर्यादित, बनकर श्रद्धा पूजा देवी है, आश्रित विनयित और पीड़ित। एक गज़ल भी, जो एक प्रतिनिधि गज़ल कोई अपनी, कि गज़ल जो है वो बनती तब है जब व्यक्ति बहुत व्यथित होता है, बहुत संघर्ष में होता है, तब वो कुछ कहने का प्रयास करता है। तो आप ये देखिएगा कि जो मेरी गज़ल है वो ये रिप्रेजेंट करे कि मुझे समाज से क्या मिला, वो बिल्कुल आपको दिखाई देगा। तो सुनिएगा कि हम बेगुनाही के साधन जुटाते रहे, हम बेगुनाही के साधन जुटाते रहे और गुनाहगार मेरा आशियाँ जलाते रहे, जो हम देख रहे हैं। और हादसों की सियाह रात घिरती रही, हादसों की सियाह रात घिरती रही, हौसले बंद दिए जगमगाते रहे, हौसले बंद दिए जगमगाते रहे, और रोशनी के लिए हम तरसते रहे, रोशनी के लिए हम तरसते रहे, जुगनुओं से मंजर झिलमिलाते रहे, जुगनुओं से मंजर झिलमिलाते रहे। और बन के तूफ़ान हवाएं कुछ ऐसी चलीं, क्योंकि नो डाउट हम बताएंगे कि मेरा काम है और समाज से जो फेस हम कर रहे हैं उन सब में बहुत संघर्ष, अभी भी संघर्ष है। तो वही मैंने कहा है कि बन के तूफ़ान हवाएं कुछ ऐसी चलीं, जैसे तैसे हम खुद को बचाते रहे, जैसे तैसे हम खुद को बचाते रहे। और एक भरोसा खुदा का मेरे पास था, एक भरोसा खुदा का मेरे पास था, उसकी रहमत पे दिल को लौटाते रहे, उसकी रहमत पे दिल को लौटाते रहे। और ये पंक्तियाँ बहुत ख़ास हैं मेरे लिए कि खाक हो जाएंगे इस जहाँ से कभी, खाक हो जाएंगे इस जहाँ से कभी, तब कहोगे कि तुम याद आते रहे, तब कहोगे कि तुम याद आते रहे। और ये मक्ता है कि अब तो हम भी चले उस वतन को उषा। अब जैसे आपने बताया कि मैं 50 साल के ऊपर हूँ, तो जाहिर है थॉट बदल जाता है कि अब तो हम भी चले उस वतन को उषा, जैसे दुनिया में लोग आते जाते रहे, जैसे दुनिया में लोग आते जाते रहे। बहुत सुंदर मैम, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो संस्था है वो और आगे बढ़े, आप और महिलाओं को इससे जोड़ें, और नारी साहित्य पर, नारी विमर्श पर आप लोग एक अच्छा काम कर रही हैं, इसे और अच्छा करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल कर हमसे बातचीत करने के लिए। और आप लोगों का ये दायित्व है कि इस वीडियो को, इस विचार को और आगे तक पहुंचाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।